बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। वोट बेचने का मामला, वजीर आजम की तरफ से तहकीकाती कमेटी कायम, जबकि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई, पीपी और जेयूआई के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत कहां खड़ी है? और रोज बरोज बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमत में तीसरे रोज भी इजाफा, हुकूमत महंगाई को कम करने में नाकाम, आखिर क्यों? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और इस हफ्ते में सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ उसके बाद सियासत में जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। 11 और 12 फरवरी को उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, जबकि 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद। ताहम सेनेट की कुल 48 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होंगे, जिनमें सिंध और पंजाब में 11-11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12-12 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं। शेड्यूल जारी होने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से, नवाज शरीफ से और आसिफ अली जरदारी से रबता भी किया और अंदरूनी तौर पर खबरें ये आ रही हैं कि अपोजिशन मुश्तरका तौर पर चाह रही है कि एक उम्मीदवार सामने लेकर आए, जबकि उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। नून लीग ने राजा जफरुल हक और परवेज रशीद को दोबारा टिकट देने का फैसला भी कर लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अपोजिशन मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार ला सकेगी या नहीं ला सकेगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी, तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी और तहकीकाती कमेटी में जो है वो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं, इंसानी हकूक की जो वजीर हैं श्री मजारी साहब हैं और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब इस कमेटी का हिस्सा होंगे। जो कि जो वीडियो सामने आई है उस पर तहकीकात करेगी कमेटी और बाकायदा तौर पर एनालिसिस करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। अब इस पर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं क्योंकि खासतौर पर जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें ये जो तीनों मेंबरान हैं ये तीनों ही काफ़ी स्पीकिंग पावर के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े अहमियत के हामिल हैं और इस पर भी सवाल हो रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना लेना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के लॉ मिनिस्टर थे सुल्तान महमूद साहब वो मुस्ताफी भी हो गए। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने का मामला है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। उसके बाद असेंबली में जो है एक बिल पेश किया गया था जिस पर अपोजिशन ने बहस करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर ला नहीं सके, अपोजिशन एक पेज पर नहीं आई। इस पर बात करेंगे और साथ साथ एक कंडीशनल ऑर्डिनेंस भी पेश किया गया है, लेकिन वो तब वैलिड होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले क्या हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाने में कामयाब हो पाएगी? साथ ही साथ पीडीएम की जो तहरीक चल रही है, पीडीएम के हवाले से लॉन्ग मार्च और जो भी उनकी हिकमत अली उस पर भी मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बात की है। तो ये सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले तो मैं जरा जानना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला भी आना बाकी है। अब हुकूमत ये चाह रही है, आपकी जमात ये चाह रही है कि जो ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात हों, ऑर्डिनेंस भी आप लेकर आए, सदारती रेफरेंस भी दायर किया, उसके बाद आपने एक बिल भी पेश किया जिस पर ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं आ सकी। सेनेट इलेक्शन को लेकर इस वक्त पीटीआई कहां खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, सेनेट इलेक्शन जाहिर है ऐवान बाला का इलेक्शन है और आप समझते हैं कि ऐवान बाला की डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जहां तक ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से वोटिंग का ताल्लुक है, आपने वो वीडियो जो पिछले 3 रोज से पूरे पाकिस्तान में बल्कि बहुत जगहों पर इंटरनेशनल मीडिया भी इसको दिखा रहा है, वो एक ऐसा हमारी इस डेमोक्रेसी के माथे पर एक ऐसा कलंक का टीका है कि जब तक हम मिलकर इसको साफ नहीं करेंगे हम उस जमहूरियत की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जिस जमहूरियत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत तमाम उन लोगों ने जो बिल्कुल डेमोक्रेसी को सही मानों में इस मुल्क में राइज देखना चाहते थे। यहां 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो सही डेमोक्रेसी के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ वो लोग हैं जो वो डेमोक्रेसी चाहते हैं जो उनको सपोर्ट करे। आप देखें कि मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों जमातों ने इस शिक पर इत्तफाक राय किया कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड होना चाहिए ताकि लेजिस्लेटर्स, वो लोग जिन्होंने कानून साजी कर रही हैं, वो लोग जो अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं प्रोविंशियल असेंबली में, वो तो कम से कम इस आलूदगी से पाक हों। अगर मैं बतौर रुकने असेंबली अपना वोट पैसे लेकर देता हूं, इससे बड़ी तबाही किसी डेमोक्रेसी की, किसी फर्द की, किसी जमात के मैनिफेस्टो की नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कौम के सामने एक हकीकत बयान की और इमरान खान साहब
चाहते हैं ये, और होगा भी यही कि जब तक टॉप से करप्शन खत्म नहीं होगी, हम एक पटवारी को, एक सिपाही को, एक आम क्लर्क को तो कहते हैं जी इस पे तो ताजीर लगनी चाहिए कि इसने करप्शन किया है, लेकिन बड़े लोग, हाँ वो कानून साज इदारों के हो, वो किसी की ताकत तो कुरैशी साहब, ये जो वीडियो वाला मामला सामने आया है, इस पर जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, 3 रुकनी कमेटी, इसमें पीटीआई के फवाद चौधरी साहब हैं, साथ में शहजाद अकबर साहब हैं, श्री मज़ारी साहब हैं। इससे पहले जब तमाम तर मामला होते हैं तो उस पर जीआईटी तश्कील दी जाती है, बाकायदा तौर पर जुडिशियल कमीशन होता है, तो इस पर जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा, जीआईटी क्यों नहीं तश्कील दी जा रही है, एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है? देखिए काशिफ, बुनियादी तौर पर जुडिशियल कमीशन उस वक्त बनता है और बन भी जाएगा, कोई हर्ज नहीं है, जब कोई शख्स हुकूमत से या अदलिया से या किसी भी मामले में फरीक बनकर मामले की इन्वेस्टिगेशन का ख्वाहिशमंद हो। ये वीडियो एक टीवी चैनल पे वायरल हुई, उसके बाद सोशल मीडिया से और फिर तमाम चैनल्स पर और तमाम टॉक उसका जरिया बन गई। हम इतना पार्टी पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग मुलविस थे, और आपको याद होगा तारीख इस बात को भी याद रखेगी कि इमरान खान को यह क्रेडिट जाएगा कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 20 अरकान असेंबली को केपीके में, जिन पर यह हमें सबूत है हमारे पास कि इन्होंने अपना वोट पैसों के जरिए दिया, वोट पार्टी से पैसों से हटकर, अब ये बात भी करें कि पार्टी मैनिफेस्टो की वायलेशन की, हमने उनको पार्टी से निकाला, और उस वक्त एक स्टेज ऐसी आ गई कि केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर सकती थी। खान साहब ने यह खतरा मोल लिया और एक गोल सेट कर दिया, और हाल ही में अभी देखें, अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, लेकिन लॉ मिनिस्टर केपीके से रिजाइन लिया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये कोई भी दुनिया की रियासत, पाकिस्तान तो हमारी मां है, पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ है, हमने इसको वो रियासत बनानी है जो रियासत मदीना हो, जहां ताकतवर के लिए भी कानून। कुरैशी साहब, उधर से तो लॉ मिनिस्टर से रिजाइन ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद पंजाब में बैठे हुए हैं, जो पंजाब में इतना बड़ा एक धचका लग गया पीटीआई को। सरदार खुर्रम लगारी साहब हैं, जो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनके और साथी भी मौजूद हैं, उनको किन मसाइल का सामना रहा कि ऐसे अहम वक्त में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया? काशिफ, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि लोगों ने विद इन द पार्टी इख्तलाफ राय रखा। खुर्रम लगारी साहब हमारे दोस्त हैं, मैं और वो साउथ पंजाब से मुंतखब रुकने असम्बली हैं, मैं उनकी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मामला ऐसे जुबान ज़दे आम हैं जिनको हम अगर मीडिया पर बताते हैं तो हमारी अपनी जग हंसाई होती है। मैं बतौर रुकने असम्बली अगर अपनी गवर्नमेंट से उन नाजायज कामों के मुतालबे करूं कि जी मेरा ये काम कर दे, मेरी मर्जी का पटवारी हो, मेरी मर्जी का एसएचओ हो, मेरी मर्जी का यहाँ तहसीलदार हो, मेरी मर्जी का सब रजिस्ट्रार हो, और वो मेरी मर्जी पूरी ना हो, तो मैं पार्टी के खिलाफ इस क्रिटिकल स्टेज पर आकर अलमे बगावत बुलंद करके हीरो बनने की कोशिश करूं। इनके साथ कोई नहीं है, ये 1-2 लोग हैं, और ये भी मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमें इनका एहतराम है, लेकिन विद इन द पार्टी आप बैठकर इख्तिलाफ राय को डिस्कस कर सकते हैं, कोई धक्का नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। मैं आज आपको सच के तवज्जुद से ये सच बताना चाह रहा हूं, अगर पंजाब का रिजल्ट इंशाल्लाह लोगों को सरप्राइज देगा। आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग वो भी इस बात पर कि उनकी लीडरशिप उनको यहां छोड़कर खुद अपने जाती केसेस को बचाने के लिए सरगर्दा है। 2.5 साल में पंजाब असेंबली के जो अरकान है हमारे पीएमएलएन के, मेरे साथ बैठे होते हैं, मैंने जितनी फ्रस्ट्रेशन उनमें देखी है, वो खुद कहते हैं कि लीडरशिप लंदन में है, लीडरशिप सिर्फ अपने जाती केसेस की तक है। 12 करोड़ के सूबे के लोगों के लिए वो तो कहते हैं कुरैशी साहब के पीटीआई खुद बहुत ज्यादा प्रेशर में, पीटीआई फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, एक दिन में 3-3 वुज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, साथ ही साथ वीडियो वाला मामला सामने आ गया है, फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, सेनेट इलेक्शन के हवाले से दबाव का शिकार है, वो तो कहते हैं कि पीटीआई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। देखिए, पीटीआई फ्रस्ट्रेशन का शिकार इसलिए नहीं है कि पीटीआई ने हर चीज को अवाम के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में पेश कर दिया। इससे पहले आपने कभी इतनी सच्ची गुफ्तगू हुक्मरानों के मुंह से सुनी है? यहां तो लोगों को झूठ की डिक्शन देकर लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता रहा, उनको सब्ज बाग दिखाए गए। इमरान खान साहब तो गैर रिवायती मिजाज के शख्स हैं, उन्होंने हर वो बात की जो कौम को मालूम होना चाहिए ताकि कौम ज़हनी तौर पर तैयार हो। मैं आपको पूरे एतमाद से बता रहा हूं, मैं पार्टनर ऑफ द असेंबली हूं पंजाब में, हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बुज़दार की लीडरशिप में मुत्तहिद हैं। मुझे उम्मीद ये है कि अगर ये शो ऑफ हैंड ना हुआ और सीक्रेट बैलेट हुआ तो पीटीआई को इंशाल्लाह पंजाब से 1-2 नशिस्तें ज्यादा मिल जाएंगी। फिर ये लोग याद करेंगे उस बात को जो आज इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अभी टाइम है हम सब मिलकर इस चीज पर इकट्ठे हो जाएं। देखें, आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है,
कल शायद किसी और की गवर्नमेंट हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए सिस्टम का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। ये बुग़्ज़ इमरान में इतने अंधे हुए हैं, इनको ये खौफ है कि हर अच्छा काम जो इमरान खान करने जा रहा है हम उसको उसका क्रेडिट ना लेने दें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ऑफर कर रहा हूं अपोजिशन के दोस्तों को, ये टाइम है सियासतदानों के माथे पे से ये कलंक का टीका हटाने का टाइम है। जब शो ऑफ हैंड होगा, हर शख्स अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक वोट करेगा। जिस पार्टी का जितना शेयर जिस प्रोविंशियल असेंबली में है या फेडरल में है उसको उतना शेयर मिल जाएगा। तो अच्छा कुरैशी साहब, ये तो आपने वाजे कर दिया सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी, जरा थोड़ा सा महंगाई की तरफ आ जाते हैं, जो आवाम के मसाइल हैं उस पर आ जाते हैं। अभी जिस तरह से आपने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट आवाम के सामने रख दिया है, लेकिन अवाम अब इस ब्लैक एंड व्हाइट से तंग आ रहे हैं। अवाम कह रहे हैं हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर हो पा रही, महंगाई क्यों नहीं कम हो पा रही है? काशिफ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सबसे पहले इंटरनेशनल सारे सिनेरियो पे गौर करें। मैं किसी सूरत महंगाई को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, गरीब का नुमाइंदा हूं, दिहाड़ीदार का नुमाइंदा हूं, खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर इस महंगाई से कोई बंदा इफेक्टी है, कोई उसका विक्टिम है, तो मैं भी उसका शिकार हूं। लेकिन आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, 3 चीजों की मिसाल दूंगा। लंदन में शुगर की इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट तय होते हैं। आप 6 माह पुराने रेट्स देखें और आज के रेट देखें। एडिबल ऑयल जो सारा पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है उसके 6 माह पहले के रेट्स देखें, आज के रेट्स देखें। वो तमाम केमिकल्स जिनसे मेडिसिन बनती है, जिनसे पेस्टिसाइड्स बनती है, जिनसे दीगर केमिकल इंडस्ट्री की चीजें बनती है, उनके 6 माह पुराने रेट्स देखें, आज रेट्स देखें। पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है। पाकिस्तान क्योंकि यहाँ, लेकिन कुरैशी साहब कोविड से पहले भी सूरत हाल कोई बेहतर तो नहीं थी। अगर सिर्फ कोविड पर सारा मलबा डाला जा रहा है तो कोविड से पहले भी कोई सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं जा रही थी। सर मैं कोविड की बात नहीं कर रहा। कोविड ने तो जो डैमेज कर रहा था दुनिया की इकोनॉमीज को वो किया। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये महंगाई का तूफान बरपा है। लेकिन मैं देखें प्रॉब्लम कहां आता है, अगर हुक्मरान बेखबर हो, इमरान खान साहब और उनकी तमाम गवर्नमेंट, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो हर चीज से बाखबर है। सारे पैरामीटर्स लिए गए हैं पूरी तरह से। हम समझते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट को है वो महंगाई को कंट्रोल करने का है। हमने प्रोविंशियल लेवल पे, आप पंजाब में देखें, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ अपने सूबाई वुज़रा की ड्यूटीज लगाई हुई हैं। हर जगह चीजें मॉनिटर हो रही हैं। जो लोग ओवर रेटिंग कर रहे हैं उन पर भी बहुत सारा उन पर सख्ती की जा रही है, कानून हरकत में आ रहा है। लेकिन चूंकि डॉलर का रेट बढ़ा, पाकिस्तान में भाई सब तो इंपोर्ट होता था। मैं एक आम आदमी में क्वेश्चन करता हूं इस मुल्क पर 40-45 साल हुक्मरान रहने वाले उन सियासी साइंसदानों से कि जी आप बताएं, पाकिस्तान में जब तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान के एसेट्स $100 बिलियन थे। पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला मुल्क था। और भाई पाकिस्तान तो 8 अरब रुपया रोजाना मार्कअप दे रहा था। पाकिस्तान दुनिया के हर इदारे का मखलूस था। पाकिस्तान के मोटरवेज, पाकिस्तान के स्टेट बैंक्स को गिरवी रखकर लोन्स लिए गए और उनसे कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की गई। आम आदमी के हालत हजार बताने के लिए क्या किया गया है? पंजाब में 72 साल में वाटर पॉलिसी नहीं थी। गॉट योर पॉइंट कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा है, स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के, बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा ये सारी सूरत हाल पर थोड़ा तज्जिया भी लेते हैं। मैं रज़ा रूमी साहब हमारे साथ ब्रेक के साथ बाद मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। रूमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूमी साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नाम भी सामने आ गए उम्मीदवारों के, जबकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हुई हैं। इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमत कहां खड़ी है आपको लगता है? जी देखिए, हुकूमत आपके सामने ही है। जो हुकूमत की पॉलिसी भी है इस पूरे वोटिंग के मामले के ऊपर, और जिस तरह के उम्मीदवार भी उन्होंने आगे खड़े किए हैं, तो यकीनन ये एक जो है इस वक्त वो भी एक डिलेमा का शिकार हैं। क्योंकि एक तरफ तो शायद उनको ये खतरा है कि उनके अपने कुछ मेंबरान जो हैं हुकूमती पार्टी के, वो कहीं टूट ना जाएं या खरीद ना लिए जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो। मगर दूसरी जानिब वो जो इसके लिए तरीकाकार भी इख्तियार कर रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब भी है।
और उसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई है। मसलन आइन में जो चीज़ दर्ज है वो आइन में तरमीम से ही बदली जा सकती है, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बदला जा सकता। और ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया है। अब देखिए कि कोर्ट क्या करती है, क्या कोर्ट हर वक्त इसके ऊपर कोई फैसला भी देती है या नहीं। तो रोमी साहब, एक तरफ तो कहते हैं कि खुफिया रायशुमारी से अगर इंतखाबात होते हैं तो वो उनके हक में बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ ओपन बैलेट की हिमायत भी कर रहे हैं। अगर ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होते हैं तो फिर किसका नुकसान होगा, अगर नहीं होते तो किसका नुकसान होगा, और क्या हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए कामयाब हो पाएगी इंतखाबात करवाने में? देखिए, ओपन बैलेटिंग तो गवर्नमेंट की डिमांड है ना, हुकूमत ने ही जो ऑर्डिनेंस है उसका इजरा किया है। खान साहब बार बार तकारीर में कह रहे हैं कि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती तो ये सबके लिए नुकसान होगा, बोलियां लग रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, करप्शन होगी। हालांकि अभी जो वीडियो आई है उसके तो मुताबिक 2018 में पीटीआई के कई जो एमपीएस थे वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में उनकी खरीदो फरोख्त भी हुई। पहले उनको खारिज भी कर दिया गया पार्टी से, फिर बाज़ को वापस भी ले लिया गया और उनको खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये पूरा एक सिलसिला जो है ये असल में ना ये हुकूमत और अपोजिशन को तो छोड़िए, ये हमारा जो जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बल्कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो उसके ऊपर भी अब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर इसी तरह से खरीदो फरोख्त होनी है, अगर इसी तरह से इतने अहम इदारे के लिए लोगों को आपने चुनना है, तो फिर यकीनन ये निज़ाम जो है ये इसको बदलना चाहिए और ये सिलसिला ऐसा नहीं चल सकता। तो रोमी साहब, फिर जैसे ही शेड्यूल का ऐलान हुआ उसके फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान ने राबता किया नवाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, और खबरें ये भी आई कि जी मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार लाने पर गुफ्तगू की गई, साथ ही साथ लॉन्ग मार्च पर जो स्ट्रैटेजी होनी है उस पर भी बात की गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी तौर पर कुछ स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पाकिस्तान में मौजूद है उनकी तरफ से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। तो इसको क्या समझा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान ये तमाम तर राबतें हैं, वो सिर्फ इस पर इत्तफाक राय कर रहे हैं, या इसको पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी भी कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर अभी तक आ चुकी है। वो ये नहीं चाहते कि वो इस्तीफे दें और यही उनका इख्तलाफ था। जरदारी साहब ने प्रिवेल किया है और उन्होंने यही कहा है अपने बाकी जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं कि हमें ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की जो थ्रेट है वो भी देनी चाहिए इमरान खान गवर्नमेंट को, मज़ीद उनको प्रेशर में लाने के लिए। और जाहिर बात है वहाँ पर जो बात हुई है वो यही हुई है कि बाकी पार्टियों ने कहा है कि जी आप दिखाएं कि आपके पास नंबर हैं तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए। अगर नहीं है तो फिर ये कैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो बाहर कैफ अभी तो यूं ही लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है वही ऊपर और वही सबको काबिल कबूल भी वो हो गई है। और बादल नाखास्ता फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज ने उसके ऊपर अग्री भी कर लिया है। और यही वजह है कि अभी शायद सेनेट के इंतखाबात में भी मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाएंगे ताकि हुकूमत की जो अक्सरियत मुतवक्के है उसको किसी हद तक जो है मैनेज किया जाए या कुछ कम कर दिया जाए। तो देखिए अभी आगे क्या बनता है, अभी तो बड़े मराहिल बाकी हैं। तो रोमी साहब, ये जो सेनेट इंतखाबात से ऐन वक्त पर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया है। खुरम लगारी साहब जो हैं उन्होंने साथ कह दिया कि जी 5 और लोग भी हैं मेरे साथ। ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब पीटीआई को बाकायदा तौर पर अपने अराकीन की ज़रूरत थी? वज़ीर आला पंजाब भी मुतहर्रिक हैं कि तमाम तर अराकीन को साथ लेकर चलें, और ऐसे वक्त पर यह सब कुछ होना, तो ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके नज़दीक? जी ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी तौर पर बहुत इख्तलाफात हैं। जो रिपोर्ट्स कुछ तो सामने आ गई हैं और कुछ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। एक तरफ तो पंजाब में आपने देखा है, जो अभी आपने हवाला दिया, वहाँ पे एमपीएस नाखुश हैं क्योंकि भाई तरक्याती फंड्स नहीं मिलते। आपको पता है कि एमपीएस के लिए बड़ा मसला हो जाता है अपने इंतखाबात लड़ना और अपनी कंस्टिट्यूंसीज में काम करवाना, क्योंकि यहाँ पर सारी जो सियासत होती है वो गली नाली, नौकरियों, परमिट, तबादलों की सियासत होती है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन है चंद एक नामों के ऊपर जो कि पीटीआई
जिनको सेनेटर बनवाना चाहती है। तो इस वजह से वो बहुत से बागी अरकान जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट को और पीटीआई को के फैसलों से मुतफिक नहीं है, और यही खदशा है। इसीलिए तो इमरान खान साहब को बड़ी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि मजीद डिफेक्शंस हो जाएं और पीटीआई को इन इंतखाबात में नुकसान हो। तो ऐसा मुमकिन है कि पीटीआई को पंजाब में शिकस्त हो सकती है सेनेट इंतखाबात में? देखिए, पंजाब में तो बड़ी जो है ना वो एक डिवाइडेड हाउस है पंजाब असेंबली। जाहिर बात है एक थिन सी अक्सरियत है पीटीआई की, पीएमएल की, काफ की हिमायत से। तो वहाँ पर तो जो है बिल्कुल अगर उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जिसकी खबरें आई हैं, तो यकीनन एक या दो नशिस्तें जो हैं वो उनकी कम हो सकती हैं। लेकिन जाहिर बात है, अब वो चूंकि खबर आ गई है तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी कुछ ना कुछ। उनको कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी जो होती है उस पर अमल किया जाएगा कि उनको नाराज जो अरकान है उनको कैसे मनाया जाए, उनको उनकी खिदमत खातिर की जाए। आप समझ तो गए होंगे ना, खिदमत खातिर से, और फिर उनको जो राम करके पीटीआई को ही वोट दिलवाया जाए। तो इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की कोशिशें जारी हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है उसके बाद बहुत बहुत वसाइल होते हैं, वो बाराबर भी हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो रोमी साहब, बज़ाहिर हुकूमत बड़ी मुतमईन नजर आती है। पीडीएम की अगर बात करें, ऑपोजिशन के जलसों की बात करें, लॉन्ग मार्च की बात करें, उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, अब सेनेट इंतखाबात की बात कर लें, तो बज़ाहिर हुकूमत बड़ी मुतमईन नजर आती है। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है? एक तरफ ये पंजाब का मामला होना, दूसरी तरफ वीडियो सामने आ जाना, और फिर तहकीकाती जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के हवाले से भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयां, और एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, जेआईटी बननी चाहिए जैसे कि पहले होता आया है, और कि किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे जो हैं वो अपने टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किए गए कि नहीं किए गए, और उनकी अकाउंटिंग क्या है, ये तमाम मामला तय होने चाहिए ना। देखिए, खान साहब अगर करप्शन के खिलाफ महाज बनाते हैं तो सिर्फ तकारीर से और अच्छी नीयत से तो करप्शन कम नहीं होती ना, आपको फिर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। और अगर उसमें चाहे आपकी अपनी ही पार्टी के लोग क्यों ना आए, आपको ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। यही लीडरशिप होती है, और इसी तरह तब्दीलियाँ आती हैं समाज में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो अभी कमेटी भी बनाई गई है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत दूर तक उसका काम जाएगा। वो डंग टपाओ या मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी ही लगती है। जहाँ तक प्रेशर का ताल्लुक है, प्रेशर बिल्कुल है। अगर प्रेशर ना होता तो रोज़ाना 3 या 4 वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, और इतने तर्जुमान जो हैं वो बार बार यकीन दहानी करके ऑपोजिशन के लत्ते ना लें, तो ज़ाहिरी बात है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सेनेट के इंतखाबात में भी जिस तरह से पैनिक की स्टेट में उन्होंने पहले आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई, वो नहीं आगे बढ़ी, सेनेट में ब्लॉक हो गई, तो फिर ऑर्डिनेंस का इजरा कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का इजरा किया, उसके अंदर भी ये लिख दिया कि भाई ऑर्डिनेंस तब लागू होगा जब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस आ जाएगी, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कानूनी समझेगी इस पूरी आइन की तशरीह को, कानून की तशरीह को, तो फिर वो होगा। तो ये सारे पैनिक में किए जाने वाले इक़दाम हैं। तो जो इससे जो मुतमईन होना जो है, आपने जो सवाल पूछा मैं उससे इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि इत्मीनान जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर इत्मीनान होता तो इतने ज़्यादा हुज्जतों की और इतने हीलों की ज़रूरत ना पड़ती। और तो रोमी साहब, इस सारी सूरत में हुकूमत रेफरेंस भी लेकर आई, साथ ही साथ बिल भी उन्होंने पेश कर दिया, साथ में ऑर्डिनेंस भी ले आई। ऑपोजिशन क्यों रुकावट बनी हुई है सारी सूरत में? ऑपोजिशन का क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, खासतौर पर पीडीएम का? देखिए, ऑपोजिशन रुकावट, हालांकि ऑपोजिशन की भी इसमें जो दोहरे मेयार हैं वो खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो इन्हीं बड़ी पार्टियों ने तय किया था, अग्री किया था कि शो ऑफ हैंड से होंगे इंतखाबात, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का कुला कमा किया जा सके। मगर ऑपोजिशन को जिस तरह से ट्रीट किया गया है इस गवर्नमेंट में, और देखिए ना, ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, पार्लियामान में, पार्लियामान से बाहर। वो तो ऐसा नहीं किया गया। वो तो सारा वक्त जो है खान साहब और उनके हवारी, उनके तर्जुमान उनको गालियां देते रहते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनको जेल में डालेंगे, इनको बंद कर देंगे, भगौड़े हैं, वगैरह वगैरह। आप देख लीजिए अभी शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो जेल में है।
उसका बेटा जेल में है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्यों तवक्को करें कि ऑपोजिशन उसमें कोऑपरेट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल अपनी जहां जहां उसके पास ओके। कोई एज है, एडवांटेज है, उसका वो इजहार करेगी। तो ये जो है असल बात ये है कि अगर ये इन्होंने आपस में एक चीज तय की होती, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया होता, ओके। ओके। तो आज ये सूरत हाल ना आती। ओके, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आने के बाद बात करेंगे कि हुकूमत एक तरफ दबाव में है लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मईशत है, बिजली के जो टैरिफ हैं वो बढ़ता जा रहा है, गैस महंगी हो रही है, महंगाई पर काबू नहीं पा रही है हुकूमत। तो ये सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, जबकि अशिया खुरनोश भी आसमान से बातें कर रही हैं, उनकी कीमतें भी। अब आवाम मुंतजर है कि उन्हें रिलीफ कब मिलेगा। बिजली 1.95 रुपये महंगी करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी, जबकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस की फी यूनिट जो कीमत है वो 13 रुपये 42 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी की सूरत में होगा। दूसरी तरफ FBR पॉलिसी बोर्ड्स ने आजाद टैक्स पॉलिसी यूनिट के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। अब मजमूई तौर पर जो सारी सूरत हाल चल रही है, इसके बाद एक तरफ हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो है हुकूमत दबाव में है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो महंगाई पर काबू नहीं पा रही है, साथ ही साथ जो हमारे टैक्स पॉलिसीज हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है क्या, मुआशी तौर पर इस वक्त हम कहां स्टैंड कर रहे हैं और मजीद महंगाई को कम करने के लिए और मुआशी तौर पर कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जो हुकूमत को करने चाहिए तो मुआशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और क्या हम अभी अपनी समत पर आ गए हैं या अभी हम अपनी समत का तायुन ही नहीं कर सके। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आबिद सुलैड़ी साहब हमारे मुआशरात है, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सुलैड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुलैड़ी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि मुआशी तौर पर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं या बाकायदा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं शुरू से ही? देखिए, अगर आप इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेना चाहेंगे तो बुनियादी तौर पे हमें देखना है कि कोविड के बाद हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या अगर कोविड की वैक्सीनेशन जो है ये कंप्लीट होती है तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे, क्या हम बाउंस बैक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो उस पर तो मेरा जवाब ये है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी देख रहे हैं, या जिस तरीके से जो स्मार्ट लॉकडाउन जो था उसकी वजह से इकॉनमी मुकम्मल तौर पर जैम नहीं हुई, कुछ ना कुछ चलती रही, तो अगर हमारे पास कोविड पे काबू हम पा लेते हैं और हमारे जो पार्टनर कंट्रीज जिनके साथ हमारा लेन देन चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ पे इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी आ जाती है तो हम माशी तौर पे बहुत बेहतर खड़े होंगे। अब बात आती है जो फौरी तौर पे आपने फरमाया मुख्तलिफ चीज़ों की जो कीमतें महंगी हो रही हैं और उसका तदारुक जो है वो क्या होगा। इसमें एक और चीज़ जो कि अभी तक हम एनर्जी सर्कुलर डेट की बात करते थे, इलेक्ट्रिसिटी की, एक और जो बड़ा जॉइंट एक अफरीक जो है वो बन रहा है वो गैस का सर्कुलर डेट भी है। वो भी इस वक्त तकरीबन 450 साढ़े 500 अरब रुपए के करीब जो है दोनों सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस का जो है सर्कुलर डेट वो पहाड़ बन रहा है, और उसको अगर अब टैकल ना किया गया तो वो भी अनकरीब पिंच करना शुरू कर देगा। अब सर्कुलर डेट को टैकल करने के लिए जाहिर है कि एनर्जी की कॉस्ट जो है वो बढ़ाना पड़ती है, और बदकिस्मती से जब एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से बाकी हर चीज़ जो है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। इस वक्त अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस, तो वो इस वक्त प्री कोविड लेवल पे हैं, $60 पर बैरल से ऊपर पे प्राइस चल रही है। तो $60 पर बैरल से ऊपर की प्राइस का मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त पेट्रोल और डीजल जो है वो भी इस वक्त महंगा हो रहा है। अब इस तमाम सिचुएशन से निकलने का जो तरीका है वो दो है। एक तो हमें जो पाई का साइज है वो बढ़ाना होगा कि हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही हो, हमारे जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ये भी देखना होगा कि जो लोअर इनकम क्लास है, जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, उन पे इस ट्रांजिशन का बोझ ना पड़ रहा हो। तो टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि इस वक्त बजाय इसके कि बिजली के तमाम बिलों पे सब्सिडी हो या गैस की तमाम गैस सब्सिडाइज्ड हो, वो जो हमने लाइफ लाइन कंज्यूमर जो हुकूमत ने डिफाइन किए थे उनका थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा
300 यूनिट से शायद थोड़ा 100 ऊपर बढ़ाना पड़े। इसी तरीके से गैस में भी डिफाइन करने पड़ेंगे जिनको कि टारगेटेड सब्सिडीज जो है वो दी जा सकें। तो इसी तरीके से एक बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा। यानी इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है कि सरप्लस डेट जो है उसको बढ़ने का मजीद मौका दिया जाए, खा वो गैस का है या वो बिजली का है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसमें जो कम आमदनी वाले जो तबके हैं उनकी प्रोटेक्शन करना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। खा वो एहसास के मुख्तलिफ इनिशिएटिव के जरिए करे, डायरेक्ट कैश ग्रांट दे या किसी भी और तरीके से करे, ताकि वो जो एक बिल्कुल इनइक्वल ब्रंट जो इसका आएगा उससे बचा जा सके। तो सुलैरी साहब जी, जो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या करने की जरूरत है? जिस तरह से आगाज में भी कहा गया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, अभी खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया गया है, इससे बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा? बेरोजगारी ये उसी वक्त खत्म होगी जब दुनिया का जो अमूरे कारोबार हैं वो चलेंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो स्टेगनेंसी का शिकार है, पूरी दुनिया एक रिसेशन का शिकार चल रही है। गो के जिन ममालिक में वैक्सीन, मगरबी ममालिक में चूँकि वैक्सीन की जो रेशो है वो ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे लगाने की, वो ज़्यादा पुरुमीद है अपनी रिकवरी के बारे में। लेकिन जब तक जैसा कि मैंने दोबारा दोहराता हूँ कि जो हमसे इम्पोर्ट करते हैं, लेट से इंग्लैंड हमसे इम्पोर्ट करता है, अमेरिका हमसे इम्पोर्ट करता है, अगर वहाँ पे कोविड काबू में नहीं आता या वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो करना पड़ता है, तो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए वो तभी चलेंगे जब आपका दुनिया के साथ कारोबार चलेगा, और दुनिया के साथ कारोबार चलने का मामला इस वक्त कोविड से रिकवरी के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। तो पिछले साल की तरह ये साल भी जो 2021 है, ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल और अनसर्टन साल है, और इसमें हमें यही देखना है कि हम किस तरीके से इस साल से आगे निकलते हैं। तो आसान लफ्जों में कि हम जो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे थे और किसी हद तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का इन्हिसार इस चीज पर होता है कि दीगर ममालिक में क्या सिचुएशन चल रही है। जाहिर है, यानी आप यूँ सोचिए ना कि आपने एक शोरूम बना लिया, एक दुकान बना ली, एक बिजनेस बना लिया जिसमें बहुत शानदार किस्म का आपने जो कमोडिटीज़ हैं वो सारी भर दी, माल भर दिया, लेकिन अगर कस्टमर जो है, कस्टमर बीमार है या कस्टमर के पास पैसे ही नहीं, तो आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो हम अगर प्रोड्यूस करने के काबिल हो भी जाते हैं और हमारे सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन धड़ाधड़ माल बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर भी एक्सपोर्ट का दारोमदार तो इस बात पे है ना कि जो हमारे इम्पोर्टर जो हमसे इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे रिकवरी की सिचुएशन कैसी है, और वहाँ पे अभी तक अनरिलायबिलिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है। जो कोविड के नए इस वक्त जो वेरिएंट आ रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका की अगर आप रिपोर्ट देखें तो वही वैक्सीन जो कि अमेरिका में 90% तक इफेक्टिवनेस दे रही थी, साउथ अफ्रीका में उसकी इफेक्टिवनेस 60% से भी कम है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो नया वायरस का स्ट्रेन है उसके लिए वो वैक्सीन कारआमद नहीं। तो खुदा न खास्ता अगर इस तरह की म्यूटेशन होती रही वायरस में, तो फिर वैक्सीन लगने के बावजूद जो है अनरिलायबिलिटी और अनसर्टेनिटी वो रहेगी। इस वक्त हमें हुकूमत पे जो दबाव डालना है वो इस चीज़ पे है कि वो अपना सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको ज़्यादा बेहतर बनाए, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर वायरस की कोई थर्ड फेज हमारे यहाँ भी आती है। ठीक है, तो सोशल प्रोटेक्टिंग सिस्टम को जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, हमारे मुआशरत में हमारे साथ मौजूद थे। इंटरनेशनली जो मार्केट है उसमें रिसेशन आया था कोविड की वजह से, और अभी भी इंटरनेशनली जो है सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।